कभी आपने अपने मन को बगावत करते देखा है? ऐसा मन जो एक पल में आसमान छूने की ख्वाहिश करता है और अगले ही पल जमीन में गहरे धंस जाना चाहता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका व्यवहार सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर हो गया है? एन अनक्वाइट माइंड ऐसी ही एक बेचैन, बेकाबू और बेतहाशा दौड़ती मानसिक दुनिया की दास्तान है, जिसे खुद एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के रेडफील्ड जेमिसन ने अपने जीवन के अनुभवों से लिखा है। के जेमिसन कोई आम लेखिका नहीं है। वो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक सम्मानित प्रोफेसर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर हैं, जिन्होंने मानसिक बीमारियों, खासकर बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसे पहले मैनिक डिप्रेशन कहा जाता था, पर जीवन भर काम किया है। लेकिन इस किताब की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो खुद इसी बीमारी से जूझती रही हैं। यानी जिस बीमारी पर वो रिसर्च कर रही थीं, उसी बीमारी ने उनकी निजी जिंदगी को भी जकड़ रखा था। एन अनक्वाइट माइंड आत्मकथा है, लेकिन सिर्फ किसी लेखक की नहीं, बल्कि एक डॉक्टर की, एक महिला की, एक बेटी, एक प्रेमिका, एक प्रोफेसर और एक रोगी की। किताब के 12 चैप्टर्स में के जेमिसन ने अपने जीवन के हर उस मोड़ को सामने रखा है जहां उनका मन या तो असीम ऊर्जा से भरा हुआ था या गहरे अंधेरे में डूबा हुआ। वो बताती हैं कि कैसे बचपन से ही उनका मूड कभी असामान्य तेज होता था तो कभी गहरी चुप्पी और थकान से भरा। कॉलेज के दिनों में ये उतार चढ़ाव और भी गंभीर हो गए। जब उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर का पहला बड़ा एपिसोड आया, तब उन्होंने आत्महत्या तक की कोशिश की। लेकिन उसके बाद जो जर्नी शुरू हुई, वो सिर्फ रिकवरी की नहीं थी, बल्कि खुद को जानने, स्वीकारने और फिर से उठ खड़े होने की थी। किताब में जेमिसन बेहद ईमानदारी से अपने अनुभव शेयर करती हैं। कैसे मैनिक फेज में उन्हें लगता था कि वो सब कुछ कर सकती हैं। वो बहुत तेज बोलती थीं, सोती नहीं थीं, पैसे उड़ाती थीं और हर चीज में एक्सट्रीम पैशन महसूस करती थीं। वहीं डिप्रेसिव फेज में वही पैशन खत्म हो जाता था, सब कुछ बेमानी लगता था और जिंदगी जीने की इच्छा तक चली जाती थी। उन्होंने यह भी बताया है कि बतौर प्रोफेसर और साइकोलॉजिस्ट, जब उन्होंने खुद को एक मानसिक रोगी के रूप में देखा, तो उनके लिए यह स्वीकार करना कितना मुश्किल था। उन्होंने लंबे समय तक मेडिकेशन लेने से इनकार किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने समझा कि इलाज से भागना खुद को और अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाना है। यह किताब मानसिक बीमारियों से जुड़े उस कलंक को तोड़ती है जो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। जेमिसन दिखाती हैं कि मानसिक रोग भी शरीर के किसी अन्य रोग की तरह है, जिसे समझा, पहचाना और इलाज किया जा सकता है। और हाँ, इलाज के बावजूद जिंदगी खूबसूरत, सफल और सार्थक बन सकती है। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बीमारी ने उनकी सोच को गहराई दी, उनकी समझ को संवेदनशीलता दी और उनके रिसर्च को एक नया दृष्टिकोण। अब बात करते हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल की। इस चैनल का मकसद सिर्फ किताबें सुनाना नहीं, बल्कि उन कहानियों को जिंदा करना है जिन्हें पढ़कर लोग बदलते हैं। यहां हम अंग्रेजी में लिखी दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों को आपकी अपनी भाषा हिंदी में लाते हैं, ताकि आप सिर्फ कंटेंट न समझें, बल्कि उस अनुभव को महसूस कर सकें, उस संघर्ष को जान सकें, उस परिवर्तन को भीतर तक महसूस कर सकें। हर किताब, हर चैप्टर, हर लाइन आपको किसी नई सोच की ओर ले जाती है, किसी नई खिड़की को खोलती है। और एन अनक्वाइट माइंड जैसी किताबें तो और भी ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि ये मानसिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय को बेहद पर्सनल, इमोशनल और ह्यूमन लेवल पर समझने का मौका देती हैं। अगर आप खुद या आपके आसपास कोई मानसिक संघर्ष से गुजर रहा है, तो यह किताब आपके लिए रोशनी की किरण हो सकती है। और अगर नहीं भी, तो यह किताब आपको संवेदनशीलता सिखाएगी, दूसरों की मन और स्थिति को समझने की, स्वीकारने की और सहारा देने की। तो आइए के रेडफील्ड जेमिसन की जिंदगी के उन गहराइयों में उतरते हैं जहां मन बेचैन है, लेकिन उम्मीद जिंदा है। सुनते हैं एन अनक्वाइट माइंड हिंदी ऑडियो बुक की इस खास सीरीज में। चैप्टर 1, द वॉयलेंस ऑफ म्यूड्स। के जेमिसन हमें अपने बचपन की उन गलियों में ले जाती हैं जहां सब कुछ सामान्य और सुंदर दिखता है। सैन डिएगो की चमचमाती धूप, खुले आसमान और हरे मैदानों के बीच एक प्रतिष्ठित एयर फोर्स ऑफिसर की बेटी का जीवन, जो बाहर से खुशहाल और अनुशासित दिखता था, लेकिन उस अनुशासन और सुंदरता की सतह के नीचे कुछ और भी था।
एक बेचैनी, एक गहराता तूफान जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। के बताती हैं कि उनके मूड्स बचपन से ही असामान्य थे। कभी वो इतनी खुश और ऊर्जावान होती थीं कि लगातार बोलती जातीं, दौड़ती, नाचती और नई नई योजनाएं बनाती। लेकिन कभी कभी अचानक ही उनमें सन्नाटा छा जाता। वो घंटों चुप रहतीं, एक कोने में बैठ जातीं और भीतर से टूटने लगतीं। इन उतार चढ़ावों को शुरू में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लोगों ने सोचा कि वो बस एक संवेदनशील और उत्साही बच्ची है। लेकिन धीरे धीरे इन मूड्स की तीव्रता बढ़ने लगी। उनके पिता, जो खुद एक तेज तर्रार और कभी कभी चिड़चिड़े स्वभाव के थे, घर के माहौल को और जटिल बना देते थे। उनका व्यवहार भी स्थिर नहीं था, कभी बहुत प्यार करने वाले और कभी बेहद गुस्से में। के को लगता था कि शायद ये सब सामान्य है, शायद हर घर ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उन्हें एहसास होने लगा कि उनके भीतर जो चल रहा है वो बाकी लोगों से अलग है। वो बताती हैं कि किस तरह कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी ऊर्जा खत्म नहीं होगी, जैसे वो कुछ भी कर सकती हैं, दुनिया को बदल सकती हैं। लेकिन वही ऊर्जा कुछ ही समय में बिखर जाती थी और उसकी जगह ले लेती थी गहरी थकावट, निराशा और जीवन से बेगानापन। स्कूल के दिनों में उनके ये मूड स्विंग्स और भी स्पष्ट हो गए। एक दिन वो क्लास में सबसे तेज और सक्रिय छात्रा होती और अगले ही दिन किसी कोने में बैठी हुई खोई खोई सी दिखती। टीचर्स और दोस्त उनकी इस बदलती हुई हालत को समझ नहीं पाते थे। कोई उन्हें ड्रामा क्वीन कहता तो कोई ओवर इमोशनल। लेकिन सच तो ये था कि उनके अंदर एक तूफान था जो बिना चेतावनी के उठता और सब कुछ उथल पुथल कर देता। के ने पहली बार मौत के बारे में गंभीरता से सोचना भी इन्हीं दिनों में शुरू किया। वो सोचती थीं कि अगर ये भावनाएं कभी बंद नहीं हुईं, अगर ये उथल पुथल यूं ही चलती रही, तो क्या वो जिंदा रह पाएंगी? इस सवाल ने उन्हें डरा दिया था। लेकिन उस वक्त उनके पास कोई भाषा नहीं थी जिससे वो अपने दर्द को बयां कर सकें। उन्होंने अपनी इस अवस्था को खुद ही झेलना सीखा, उसे छुपाना सीखा और ऊपर से सामान्य दिखने की कला में पारंगत होती चली गईं। इस चैप्टर में के एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने रखती है कि कैसे मानसिक बीमारियां धीरे धीरे पनपती हैं, अक्सर बचपन से ही अपनी छाया डाल देती हैं। लेकिन उनका नाम, उनकी पहचान बहुत बाद में मिलती है और तब तक हम खुद को ही दोषी मानने लगते हैं। ये सोचते हैं कि शायद हम ही गलत हैं, हम ही अजीब हैं। यह चैप्टर हमें एक मासूम लेकिन संघर्ष करती बच्ची की आंखों से उस दुनिया को देखने का मौका देता है जहां सब कुछ स्थिर दिखता है, लेकिन भीतर एक मन अस्थिर होकर चीख रहा होता है। चैप्टर 2, ऑल टुगेदर गोइंग टू पॉट। इस चैप्टर में के जेमिसन हमें अपने टीनेज और कॉलेज जीवन की ओर ले जाती है, जहां उनके भीतर का संघर्ष अब और भी तीव्र रूप ले चुका था। पहले जहां उनका मूड एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होता था, अब वह एक खतरनाक झूले की तरह तेज हो गया था। इतना तेज कि उसे रोकना या संभालना उनके बस से बाहर होता जा रहा था। कॉलेज की शुरुआत एक नई आजादी, नई संभावनाओं और नए आत्मविश्वास के साथ हुई थी। लेकिन जल्दी ही के ने महसूस किया कि यह आजादी उनके भीतर के तूफानों को और खुला आकाश देने लगी है। वो बताती हैं कि कैसे वो एक पल में असाधारण रूप से ऊर्जावान, प्रेरित और करिश्माई महसूस करती थीं। दिन में 3-3 भाषाएं सीख रही थीं, म्यूजिक बजा रही थीं, लेख लिख रही थीं और लोगों को अपनी बातों से आकर्षित कर रही थीं। लेकिन फिर अचानक जैसे कोई स्विच बंद हो जाता था और सब कुछ थम जाता था। वो बिस्तर से नहीं उठ पाती थीं, किसी से बात करने का मन नहीं करता था और जिंदगी पूरी तरह व्यर्थ लगने लगती थी। इस चैप्टर का शीर्षक ऑल टुगेदर गोइंग टू पॉट के मानसिक और भावनात्मक विघटन को दर्शाता है। वो मानती हैं कि वो बिखर रही थीं और उनके भीतर का सिस्टम, चाहे वो सोचने का हो, महसूस करने का या फैसले लेने का, अब नियंत्रण खोता जा रहा था। एक ओर वो चाहती थीं कि लोग उन्हें समझें, उन्हें सहारा दें, लेकिन दूसरी ओर उन्हें खुद ही ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब मूड मैनिक फेज में जाता था तो उन्हें लगता था कि उन्होंने ब्रह्मांड का रहस्य समझ लिया है। वो बहुत तेज बोलती थीं, घंटों जागती रहती थीं, कोई भी रिस्क लेने को तैयार रहती थीं और सब कुछ बेहद रोमांचक लगता था।
लेकिन जैसे ही डिप्रेशन का दौर आता, वो खुद को खत्म करने के ख्यालों से जूझने लगती थी। हर छोटी बात एक बोझ बन जाती और हर आने वाला दिन एक डर की तरह महसूस होता। के इस चैप्टर में आत्महत्या की कोशिश का भी जिक्र करती है। एक ऐसा क्षण जहां उनके अंदर का अंधेरा इतना गहरा हो गया कि उन्हें लगा अब इससे उबरना मुमकिन नहीं। उन्होंने बड़ी मात्रा में गोलियां खा ली थीं और वो अस्पताल में भर्ती हुईं। जब वो बच गईं तो उनके परिवार और दोस्तों को पता चला कि उनकी हालत कितनी गंभीर थी। यह घटना उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ बन गई। उन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि उन्हें पेशेवर मदद की जरूरत है। उन्होंने मनोचिकित्सक से मिलना शुरू किया और दवा लिथियम का उपयोग शुरू किया गया। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। के बताती हैं कि किस तरह वो इस बीमारी को स्वीकार करने से डरती थीं। एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर होते हुए खुद को रोगी मानना उनके लिए शर्म और विरोधाभास से भरा अनुभव था। वो बार बार दवा बंद कर देती थीं, यह सोचकर कि अब वो ठीक हो गई हैं, लेकिन हर बार उनका मन फिर से उन्हें उसी अंधेरे में धकेल देता था। इस चैप्टर में के बड़ी सच्चाई से स्वीकार करती हैं कि कैसे इस बीमारी ने उनकी निजी जिंदगी को भी प्रभावित किया। उनके रिश्ते, उनकी पढ़ाई, उनका आत्मसम्मान, सब कुछ इस बीमारी के प्रभाव में डगमगाने लगा था। लेकिन इसके बावजूद उनके भीतर कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी थी कि वो इससे लड़ सकती हैं। यह अध्याय न सिर्फ बीमारी की तीव्रता को दिखाता है, बल्कि उस सामाजिक दबाव को भी उजागर करता है जिसमें मानसिक बीमारी को कमजोरी माना जाता है। के का दर्द केवल उनके लक्षणों में नहीं था, बल्कि उस तिरस्कार और अकेलेपन में भी था जो समाज ने उन्हें दिया। उन्होंने महसूस किया कि किसी को भी ये बताना कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं, अपने सबसे गहरे डर और असुरक्षा को दुनिया के सामने खोल देने जैसा है। यह चैप्टर एक ऐसे मोड़ पर हमें लाकर खड़ा करता है जहां पाठक खुद से ये सवाल करने लगता है, क्या हम वाकई मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेते हैं? क्या हम किसी के टूटने की आहट को पहचान पाते हैं? या हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक सब कुछ ऑल टुगेदर गोइंग टू पॉट न हो जाए? के की ईमानदारी, संवेदनशीलता और अपने अनुभवों को बिना किसी लाक लपेट के बांटने की शक्ति इस अध्याय को बेहद मार्मिक और विचारोत्तेजक बना देती है। चैप्टर 3 आफ्टर द क्रैश। यह चैप्टर के जेमिसन की उस यात्रा की शुरुआत है जहां उनके जीवन में पहली बार उपचार की प्रक्रिया सक्रिय होती है। आत्महत्या की कोशिश और उसके बाद अस्पताल में भर्ती होने के बाद के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। अब तक जो तूफान उनके भीतर बिना दिशा के घूमता रहा, वो पहली बार किसी समझ और इलाज की दिशा में बढ़ता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। यह चैप्टर हमें दिखाता है कि उपचार केवल दवा खाने या डॉक्टर से मिलने भर की प्रक्रिया नहीं है। यह एक आंतरिक युद्ध है जो व्यक्ति को अपनी पहचान, आत्मसम्मान और भय के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करता है। क्या ये बताती हैं कि अस्पताल से निकलने के बाद उन्होंने अपने डॉक्टर के साथ नियमित थेरेपी शुरू की और लिथियम दवा लेना भी शुरू कर दिया। लिथियम एक ऐसा शब्द था जो उनके जीवन का हिस्सा बन गया। एक ऐसी दवा जो उनकी भावनाओं की अराजकता को शांत करने का दावा करती थी। लेकिन के लिए इसे स्वीकार करना आसान नहीं था। वो चाहती थीं कि वो पहले जैसी ही बनी रहें। वो जो कविता लिखती थीं, जो रात भर पढ़ सकती थीं, जो रोमांच को जीती थीं। लिथियम ने उनके मूड को स्थिर किया, लेकिन उनके भीतर की ऊर्जा, चमक और रचनात्मकता जैसे कहीं दब सी गई थी। उन्हें यह भी डर था कि कहीं यह दवा उन्हें सुस्त और सामान्य न बना दे। एक ऐसा इंसान जो केवल जीवित हो पर वास्तव में न जी रहा हो। इस भीतरी टकराव में के बार बार दवा बंद कर देती, फिर दोबारा डिप्रेशन में चली जाती, फिर आत्मघाती विचार आने लगते और फिर से अस्पताल का रास्ता दिखता। यह सिलसिला कई बार चला। के साफ स्वीकार करती हैं कि बीमारी से लड़ना तब और मुश्किल हो जाता है जब आप खुद मानसिक स्वास्थ्य की प्रोफेशनल हों। वो जानती थीं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन जब डिप्रेशन और मैनिक फेज आता, तब सारी जानकारी, शिक्षा और तर्क शक्ति बेकार हो जाती। उनके माता पिता, खासकर उनकी मां, इस संघर्ष में उनका मजबूत सहारा बनी। लेकिन उनके पिता का व्यवहार अभी भी अस्थिर था। वो कभी कभी मदद करते थे,
लेकिन ज्यादातर के को अकेले ही अपनी जंग लड़नी पड़ती थी। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह बीमारी केवल उसकी नहीं होती, यह उसके पूरे परिवार को प्रभावित करती है, उसकी सभी रिश्तों को छूती है। के को यह भी एहसास हुआ कि बीमारी के साथ जीना एक लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा हथियार है स्वीकार करना। स्वीकार करना कि आप बीमार हैं, स्वीकार करना कि दवा जरूरी है, स्वीकार करना कि आप अकेले नहीं हैं। उन्होंने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि लिथियम ने उन्हें सुस्त नहीं बल्कि स्थिर बनाया है। यह दवा उनके भीतर के तूफानों को नियंत्रित करती है ताकि वो फिर से सोच सकें, महसूस कर सकें और जीवन की ओर लौट सकें। इस चैप्टर में के हमें अपने एक अफेयर के बारे में भी बताती हैं जो उस समय उनके जीवन में था। यह रिश्ता उनके लिए बहुत मायने रखता था, लेकिन उनकी बीमारी और मूड स्विंग्स के कारण वह रिश्ता भी टूट गया। इस टूटन ने उन्हें और भीतर से तोड़ दिया और उन्होंने महसूस किया कि बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ आपके शरीर और मन को नहीं तोड़ता, यह आपके रिश्तों को भी निगल जाता है। यह चैप्टर आफ्टर द क्रैश सिर्फ उस दुर्घटना के बाद का विवरण नहीं है जो आत्महत्या की कोशिश के रूप में सामने आई थी, बल्कि यह उन सारे आंतरिक मलबों को समेटता है जो उस क्रैश के बाद इंसान के भीतर छिप जाते हैं। के इस मलबे को साफ करने की कोशिश करती हैं, धीरे धीरे, धैर्य के साथ। वो स्वीकार करती हैं कि यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। यह अध्याय हमें मानसिक बीमारी से जूझते व्यक्ति की आंतरिक दुनिया में एक गहरा और सच्चा झरोखा देता है, जहां हर दिन एक संघर्ष है, हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर रात एक नई उम्मीद के साथ खत्म होती है कि शायद कल थोड़ा बेहतर होगा। चैप्टर 4 टेम्पेस्ट्स। इस चैप्टर में के जेमिसन अपने बाइपोलर डिसऑर्डर के उस पहलू को विस्तार से समझाती हैं जो सबसे ज्यादा तबाही मचाता है, उनकी मानसिक और भावनात्मक उथल-पुथल, जिसे उन्होंने टेम्पेस्ट्स यानी तूफान कहा है। ये तूफान न केवल उनके दिमाग के भीतर उठते थे, बल्कि उनके पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते थे। यह चैप्टर उस अवस्था की एक सच्ची झलक देता है जहां इंसान अपनी सोच और भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठता है। के यहां बताती हैं कि किस तरह लिथियम लेने के बावजूद भी कुछ समय तक उनकी मैनिक एपिसोड्स और डिप्रेसिव ब्रेकडाउन्स का सिलसिला जारी रहा। लिथियम एक ढाल बनकर काम जरूर कर रहा था, लेकिन वो ढाल हर बार पूरी तरह उन्हें बचा नहीं पा रही थी। कई बार ऐसा होता था कि के जानती थीं कि वो फिर से मैनिक फेज में जा रही हैं। उनके सोचने की गति तेज हो जाती, वो बिना थके बोलती जाती, उनके विचार एक के बाद एक दौड़ते चले जाते और वो हर चीज में गहरी रुचि लेने लगती। लेकिन यह जोश और गति धीरे धीरे एक खतरनाक ऊंचाई पर पहुंच जाती थी, जहां से गिरना तय होता था। वो बताती हैं कि मैनिक फेज के दौरान उन्हें लगता था जैसे वो एक सुपर पावर में हैं। उन्हें कोई नहीं हरा सकता, उन्हें सब कुछ आता है, वो दुनिया को बदल सकती हैं। इस भ्रम में वो कई बार ऐसे फैसले ले लेती जिनका आगे चलकर गंभीर नुकसान होता। वो पैसा फालतू खर्च कर देती, किसी से झगड़ा कर बैठती या कई बार अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को नजरअंदाज कर देती। यह ऊंचाई जितनी तेज होती थी, उसका पतन उतना ही भयानक होता था। मैनिक फेज के बाद जब के डिप्रेशन में गिरती थीं, तो सब कुछ अर्थहीन लगने लगता। उनके शब्दों में ये एक ऐसा खालीपन था जिसमें आवाज भी गूंजती नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे मैं जिंदा होते हुए भी मर चुकी हूं। इस चैप्टर में उन्होंने एक घटना साझा की जहां एक गंभीर मैनिक एपिसोड के दौरान उन्होंने कई दिनों तक लगातार काम किया, नींद नहीं ली, खाना नहीं खाया और अपने आसपास के सभी लोगों से बहस की। जब उनका मूड नीचे गिरा तो वो पूरी तरह टूट चुकी थीं। उनका शरीर थक चुका था, दिमाग सुन्न हो गया था और आत्महत्या का ख्याल फिर से वापस आने लगा था। उन्होंने स्वीकार किया कि ये बीमारी उन्हें बार बार उसी जगह पर लाकर खड़ा कर देती थी जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला बहुत पतला हो जाता था। कि यह भी बताती हैं कि उस समय वो प्रोफेशनल तौर पर भी सफल होने लगी थीं। उनके लेक्चर्स, रिसर्च और पब्लिकेशन की सराहना हो रही थी, लेकिन इस सफलता के पीछे जो कीमत वो चुपचाप चुका रही थीं, वो किसी को नजर नहीं आती थी। वो हर दिन खुद को बचा रही थीं, अपने ही विचारों से, अपने ही डर से, अपनी ही भावनाओं की आग से।
यह चैप्टर इस बात पर भी रोशनी डालता है कि समाज में मानसिक बीमारी को लेकर कितना गहरा डर और भेदभाव है। एक शिक्षित प्रोफेशनल महिला होते हुए भी के को लगता था कि अगर लोग उनकी बीमारी के बारे में जान गए तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। इस डर ने उन्हें बार बार अपने दर्द को छुपाने पर मजबूर किया। उन्होंने सीखा कि कैसे एक मुस्कान के पीछे दर्द को छुपाना है, कैसे बातचीत करते हुए आंसुओं को निगल जाना है और कैसे दूसरों के लिए नॉर्मल दिखते हुए खुद को अंदर से संभाले रखना है। इस चैप्टर का शीर्षक टेम्पेस्ट्स बिल्कुल सटीक है। यह उन अंदरूनी तूफानों का प्रतीक है जो के भीतर बार बार उठते रहे और जिनसे लड़ते हुए उन्होंने खुद को जिंदा रखा। यह अध्याय हमें बताता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर केवल एक मेडिकल कंडीशन नहीं है। यह इंसान की आत्मा, सोच, रचनात्मकता और अस्तित्व से जुड़ी हुई लड़ाई है। के की सच्चाई, उनकी तकलीफ और उनके शब्दों की ईमानदारी पाठक को झकझोर देती है। इस चैप्टर के अंत में वो यह भी कहती हैं कि धीरे धीरे उन्होंने यह समझना शुरू किया कि तूफानों से डरने के बजाय उन्हें पढ़ना और समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानते कि तूफान कैसे आता है, आप उससे बच नहीं सकते। चैप्टर 5 द वाइल्ड ब्लू यॉन्डर। इस चैप्टर में के जेमिसन अपने जीवन के उस हिस्से को साझा करती हैं जो बाहर से जितना उज्जवल और शानदार दिखता था, भीतर से उतना ही अस्थिर और खतरनाक था। यह वो दौर था जब के प्रोफेशनल रूप से एक सफल मनोवैज्ञानिक बन चुकी थीं। उन्हें उनकी रिसर्च और क्लिनिकल वर्क के लिए पहचाना जाने लगा था। वह जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में फैकल्टी में थीं, छात्र उन्हें पसंद करते थे और सहकर्मी उनका सम्मान करते थे। लेकिन इन सब के पीछे उनकी निजी जिंदगी में एक गहरा तनाव चल रहा था, एक ऐसा द्वंद्व जहां एक तरफ सफलता थी और दूसरी तरफ उनकी छुपी हुई बीमारी। के बताती हैं कि जैसे जैसे उनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं, वैसे वैसे उनका मानसिक संतुलन कमजोर पड़ता जा रहा था। उन्होंने लिथियम लेना कई बार बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि दवा लेने से उनका दिमाग कुंद हो जाता है, उनकी रचनात्मकता और सोचने की ताकत कम हो जाती है। वो यह मानने को तैयार नहीं थीं कि उनकी सफलता दवा के कारण थी। उन्हें लगता था कि यह सब उनकी खुद की प्रतिभा और मेहनत का नतीजा है। लेकिन जब वो दवा बंद करती तो मैनिक फेज शुरू हो जाता। बेहिसाब ऊर्जा, दिन रात काम करने का जुनून, हर चीज में अत्यधिक रुचि और असाधारण आत्मविश्वास। लेकिन यह उड़ान लंबे समय तक नहीं टिकती थी। एक न एक दिन वो थक कर गिर जाती और डिप्रेशन की गहराइयों में समा जाती। के को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि बाइपोलर डिसऑर्डर कोई ऐसी चीज नहीं जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है। यह उनके जीवन का हिस्सा था और इससे भागना संभव नहीं था। फिर भी उन्होंने खुद को और दूसरों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है। वो दिन में क्लास लेती, छात्रों से मुस्कुराकर बात करती और रात में अपने कमरे में अकेली बैठकर रोती थीं। एक तरह से उनका पूरा जीवन एक मुखौटा बन चुका था, जहां वो बाहर से सफल, आत्मविश्वासी और खुश दिखती थीं, लेकिन अंदर से टूट चुकी थीं। इस चैप्टर में के अपने एक खास रिश्ते के बारे में भी बात करती हैं, जो उस समय उनके जीवन में था। ये व्यक्ति उन्हें समझने की कोशिश करता था, लेकिन के की मनोस्थिति और मूड स्विंग्स ने इस रिश्ते को भी कठिन बना दिया। कभी कभी वो बहुत ज्यादा प्यार जताती तो कभी अचानक दूरी बना लेती। उनका व्यवहार लगातार बदलता रहता और इस अस्थिरता को समझना किसी के लिए भी आसान नहीं था। रिश्ते टूटते रहे, दोस्त दूर होते गए और के और ज्यादा अकेली होती चली गईं। इस चैप्टर का शीर्षक द वाइल्ड ब्लू यॉन्डर एक प्रतीक है उस खुले आकाश का, जहां के बार बार उड़ान भरती थीं, बिना दिशा, बिना नियंत्रण, सिर्फ गति और जुनून के साथ। यह उड़ान कभी उन्हें ऊंचाइयों पर ले जाती, लेकिन अक्सर उन्हें गिरा भी देती। के स्वीकार करती हैं कि वो इन उड़ानों को छोड़ना नहीं चाहती थीं, क्योंकि इन्हीं में उन्हें अपनी असलियत, अपनी शक्ति और अपनी रचनात्मकता का अनुभव होता था। लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि इन उड़ानों की कीमत बहुत भारी थी। उनका स्वास्थ्य, उनके रिश्ते, उनकी मानसिक स्थिरता। इस अध्याय में एक बेहद ईमानदार स्वीकृति देखने को मिलती है। के खुद से यह कहने लगती हैं कि उन्हें मदद चाहिए, उन्हें दवा की जरूरत है और सबसे जरूरी यह है कि उन्हें खुद को माफ करना होगा।
माफ करना इस बात के लिए कि उन्होंने अपनी बीमारी को समझने में देर की। माफ करना कि उन्होंने दूसरों को अपनी तकलीफ के बारे में नहीं बताया। और माफ करना इस बात के लिए कि वो हमेशा परफेक्ट दिखने की कोशिश करती रहीं। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि मानसिक बीमारी के साथ जीना एक स्थायी जंग है, लेकिन यह जंग केवल हारने के लिए नहीं होती। अगर इंसान अपने अनुभवों को स्वीकार करे, सही मदद ले और सबसे बढ़कर खुद से ईमानदार रहे, तो वो फिर से उड़ान भर सकता है। इस बार थोड़ी धीमी, थोड़ी संभली हुई, लेकिन ज्यादा सच्ची और स्थायी। चैप्टर 6, सैमसन्स आर्सेनल। इस चैप्टर में के जेमिसन उस कठिन संघर्ष को सामने लाती हैं जहां उन्हें अपनी बीमारी से लड़ते हुए पेशेवर जिम्मेदारियों और निजी उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना था। यह अध्याय एक गहरे आत्ममंथन की तरह है, जहां वो एक मनोवैज्ञानिक के रूप में दूसरों की मदद करने वाली एक डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही एक मरीज भी हैं जो खुद को टूटने से बचाने की कोशिश कर रही है। के बताती हैं कि किस तरह उन्होंने धीरे धीरे यह समझा कि लिथियम, जो एक तरह से उनका मानसिक सुरक्षा कवच था, के साथ जीना ही अब उनकी जरूरत बन चुका है। लेकिन इस दवा के साइड इफेक्ट्स ने उन्हें कई बार बेचैन किया। उन्हें थकावट होती, उनका वजन बढ़ता, रचनात्मक सोचने की उनकी ताकत धीमी हो जाती, और सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें इस बात की होती कि वो अपनी पुरानी ऊर्जावान और तेज सोच वाली खुद को खो रही थीं। लेकिन फिर उन्होंने खुद से एक बड़ा सवाल पूछा, क्या वो जिंदा रहना चाहती हैं या नहीं? क्योंकि दवा के बिना वो जानती थीं कि वो अपने भीतर के तूफान को नहीं रोक पाएंगी, और वो तूफान उन्हें आत्महत्या के करीब ले जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया कि मानसिक बीमारी का इलाज महज दवा नहीं है, बल्कि एक पूरी रणनीति है, एक आर्सेनल यानी अस्त्र शस्त्रों का भंडार। और यही इस अध्याय का मुख्य विचार है। के समझाती हैं कि इस बीमारी से लड़ने के लिए केवल लिथियम या डॉक्टर की सलाह काफी नहीं होती। इसके लिए आत्म जागरूकता चाहिए, परिवार और दोस्तों का समर्थन चाहिए, नियमित दिनचर्या, नींद का ध्यान और सबसे जरूरी खुद के साथ सहानुभूति। वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू किया, कविता लिखना जारी रखा और अपने काम को केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपनी ताकत का हिस्सा माना। यह चैप्टर यह भी दिखाता है कि एक डॉक्टर होकर खुद मरीज होना कितना मुश्किल होता है। के को यह डर हमेशा बना रहता था कि कहीं उनके सहकर्मी या छात्र उनकी बीमारी के बारे में जान न जाएं। उन्हें यह लगता था कि अगर सच सामने आ गया तो उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी और शायद उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। इसीलिए वो लगातार दोहरी जिंदगी जीती रहीं, दिन में सफल डॉक्टर और रात में एक ऐसी महिला जो खुद को टूटने से बचा रही थी। इस दोहरेपन ने उन्हें मानसिक रूप से थका दिया था। लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया कि अब वो खुद को और नहीं छुपाएंगी। उन्होंने धीरे धीरे कुछ करीबी लोगों को अपनी बीमारी के बारे में बताया और उनके रिएक्शन ने उन्हें चौंका दिया। ज्यादातर लोगों ने समझदारी और सहानुभूति दिखाई। इस अनुभव ने के को यह सिखाया कि कई बार हमारा डर हमारी कल्पना में ज्यादा बड़ा होता है, जबकि हकीकत उतनी कठोर नहीं होती। इस अध्याय में के एक और गहरी बात कहती हैं कि बीमारी को छुपाना उसे और खतरनाक बना देता है। जब हम दर्द को छुपाते हैं तो वो भीतर ही भीतर हमें खा जाता है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं, समझते हैं और बोलने लगते हैं तो वो दर्द धीरे धीरे ताकत में बदल सकता है। सैमसन्स आर्सेनल एक ऐसा रूपक है जहां के यह बताती हैं कि हर इंसान के पास एक ऐसा आंतरिक भंडार होता है जहां आत्मबल, ज्ञान, दवा, रिश्ते और आशा जैसे अस्त्र होते हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो चाहे मानसिक बीमारी हो या जीवन की कोई और चुनौती, हम उससे लड़ सकते हैं। यह चैप्टर न केवल बायपोलर डिसऑर्डर से जूझने की ईमानदार कहानी है, बल्कि यह एक प्रेरणा भी है उन सब के लिए जो अंदर ही अंदर कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। के का यह आत्मस्वीकृति और संघर्षों से भरा सफर हमें यह सिखाता है कि असली ताकत परफेक्ट दिखने में नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके आगे बढ़ने में है। चैप्टर 7, एक एंग्री सीजन। इस चैप्टर में के जेमिसन अपने भीतर पनपते उस गुस्से और बेचैनी को सामने लाती हैं जो लंबे समय तक दबे रहने के बाद फूट पड़ती है। यह वह दौर था जब उन्होंने लिथियम लेना फिर से बंद कर दिया था। यह सोचकर
कि अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। उन्हें लगा कि शायद अब वो अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकती हैं, बिना किसी केमिकल सहायता के। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। उन्हें खुद पर नियंत्रण महसूस हुआ, उत्साह लौट आया, सोचने की रफ्तार बढ़ गई। लेकिन धीरे धीरे यह कंट्रोल एक भ्रम साबित होने लगा। के बताती हैं कि लिथियम छोड़ने के बाद उनकी भावनाएं तीव्र और असंतुलित हो गईं। छोटी छोटी बातें उन्हें असहनीय लगने लगीं। उनका गुस्सा अचानक फूट पड़ता और उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि वो इतना क्यों चिल्ला रही हैं या क्यों रो रही हैं। वो उन लोगों पर भड़क जाती जो उनसे प्यार करते थे, उनके छात्रों पर चिल्ला पड़ती और अपने दोस्तों से दूरी बनाने लगती। ये गुस्सा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं था, ये खुद पर भी था। उन्हें लगता था कि वो कभी ठीक क्यों नहीं हो पाई, क्यों बार बार उसी जगह गिरती हैं, क्यों उन्हें बार बार दवा लेनी पड़ती है। एक तरफ उनका गुस्सा उन्हें असहनीय बना रहा था, तो दूसरी तरफ उसका एक अजीब सा नशा भी था। उन्हें यह भ्रम होने लगा कि यह गुस्सा उनकी ताकत है, यह उन्हें मजबूत बनाता है, रचनात्मक बनाता है और उन्हें दुनिया की असली तस्वीर दिखाता है। लेकिन जल्दी ही यह साफ हो गया कि यह गुस्सा उनके रिश्तों को तबाह कर रहा था। उनके कुछ करीबी दोस्त उनसे दूर हो गए, उनके सहकर्मी परेशान रहने लगे और यहां तक कि वो खुद भी अपने आप से डरने लगीं। इस चैप्टर में के यह भी स्वीकार करती हैं कि गुस्सा एक रक्षा कवच बन चुका था, एक ऐसा कवच जो उन्हें डिप्रेशन की नमी और अकेलेपन से बचाता था। जब उन्हें अंदर से दर्द होता तो वो गुस्से में बदल जाता। वो किसी से बात नहीं करना चाहती थीं, किसी को अपनी तकलीफ नहीं दिखाना चाहती थीं, इसलिए वो गुस्से के पीछे छुप जाती थीं। लेकिन यह छुपना स्थायी नहीं हो सकता था। गुस्से की यह आग उनके भीतर सब कुछ जला रही थी। वो खुद को पहचान नहीं पा रही थीं। उन्हें बार बार यह लगने लगा कि वो पागल हो रही हैं और यह डर उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ता जा रहा था। आखिरकार एक दिन उन्हें एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। उन्होंने खुद को एक ऐसे कमरे में बंद कर लिया जहां कोई भी उन्हें परेशान न कर सके। वहां उन्होंने घंटों रोते हुए बिताए और पहली बार खुद से कहा, मुझे मदद चाहिए, अब और नहीं सह सकती। ये चैप्टर उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसने उन्हें दिखाया कि गुस्सा एक संकेत है, एक अलार्म बेल की तरह। यह बताता है कि कुछ भीतर सही नहीं चल रहा। अगर उसे नजरअंदाज किया जाए तो वह एक ज्वालामुखी बन जाता है, लेकिन अगर समझा जाए, सुना जाए और सही तरीके से संभाला जाए तो वह हीलिंग की शुरुआत बन सकता है। के अंत में स्वीकार करती हैं कि उन्होंने अपनी बीमारी को पूरी तरह से अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने लिथियम दोबारा लेना शुरू किया, थेरेपी में गईं और सबसे जरूरी, उन्होंने खुद को माफ किया। इस चैप्टर में उनका गुस्सा दरअसल एक रास्ता बन जाता है जहां से वो एक बार फिर खुद को खोजने निकलती हैं। इस बार थोड़े और धैर्य, थोड़ी और समझदारी और थोड़ी कम शर्म के साथ। एक एंग्री सीजन हमें यह सिखाता है कि गुस्सा कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक संकेत है। अगर हम उसे सुनना सीख जाएं तो वो हमें खुद की गहराइयों तक ले जा सकता है, जहां से असली हीलिंग शुरू होती है। चैप्टर 8 द फरलॉन्ग डार्क। इस चैप्टर में के जेमिसन डिप्रेशन के उस गहरे अंधेरे दौर को बयान करती हैं जहां हर उम्मीद फीकी पड़ जाती है और जिंदगी का हर रंग धीरे धीरे स्याह हो जाता है। द फरलॉन्ग डार्क यानी एक लंबा थकाऊ अंधकार, ये शब्द उस अनुभव को दर्शाते हैं जहां समय ठहर जाता है, विचार जड़ हो जाते हैं और आत्मा जैसे थक कर बैठ जाती है। के बताती हैं कि जब उनका मैनिक एपिसोड खत्म हुआ तो जैसे एक तूफान के बाद आई शांति उन्हें सुकून नहीं देती थी बल्कि डरावनी लगती थी। उनका मन सुन्न था, शरीर भारी लगने लगा था और हर दिन जैसे एक बोझ बन गया था। उन्हें उठना मुश्किल लगता, बात करना मुश्किल लगता और सबसे ज्यादा मुश्किल था जिंदा रहना। वो दिन नहीं गिनती थीं बल्कि हर पल को जैसे काट रही थीं। इस डिप्रेशन ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे उनके भीतर कोई चीज टूट गई हो, कुछ ऐसा जो अब कभी ठीक नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इस दौर में उनका आत्मसम्मान पूरी तरह टूट गया। वो खुद को बेकार, असफल और दूसरों पर बोझ समझने लगी। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं उनके सहकर्मी उनकी असलियत न जान लें, कहीं उनके छात्र उनके चेहरे पर छिपे दर्द को पढ़ न लें।
वो चाहती थीं कि सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी एहसास था कि इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो उनसे प्यार करते हैं, और यही सोच उन्हें रुकने पर मजबूर करती थी। यह चैप्टर उस भीतरी द्वंद्व को बहुत गहराई से दिखाता है, जब इंसान जीना भी चाहता है और मरना भी। वो लिखती हैं कि डिप्रेशन एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी इच्छाओं को खत्म कर देता है। लेकिन यह जहर सबसे पहले मारता है आपकी उम्मीद को। के स्वीकार करती हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक वह समय था जब उन्होंने महसूस किया कि अब वो कुछ भी महसूस नहीं कर रही हैं, न प्यार, न दुख, न डर, बस एक खालीपन। उन्होंने इस खालीपन को इमोशनल डेथ कहा है। लेकिन इस अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी बची थी, उनकी चिकित्सा प्रक्रिया। लिथियम की मदद से, थेरेपी और दोस्तों के साथ धीरे धीरे बातचीत करके उन्होंने उस अंधकार से बाहर निकलने की शुरुआत की। वो मानती हैं कि हीलिंग एक लंबी प्रक्रिया है और कभी कभी इसमें वापस गिरने का डर भी बना रहता है। पर जब कोई इंसान खुद से यह कहता है कि मैं अब और नहीं लड़ सकता, तब उसी पल कोई छोटा सा विश्वास का बीज उसे दोबारा खड़ा कर सकता है। के इस अध्याय में यह भी बताती हैं कि कैसे साहित्य और कविता ने उनकी आत्मा को सहारा दिया। वो एमिली डिकिंसन की पंक्तियां याद करती थीं, संगीत सुनती थीं और उन क्षणों में थोड़ी देर के लिए खुद को भूल जाती थीं। यह सब उन्हें यह यकीन दिलाते थे कि अंदर कुछ अभी भी जीवित है, कुछ ऐसा जो डिप्रेशन से परे है। यह चैप्टर उन सभी लोगों के लिए एक आईना है जो कभी गहरे डिप्रेशन से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं। यह बताता है कि डिप्रेशन की अंधेरी सुरंग लंबी हो सकती है, लेकिन उसका अंत भी होता है। द फरलॉन्ग डार्क सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि एक सबक है कि कभी कभी जीने के लिए सिर्फ सांस लेना काफी नहीं होता। हमें भीतर की रोशनी को ढूंढने और उसे बचाने की जरूरत होती है। के जेमिसन की यह ईमानदार स्वीकारोक्ति हमें यह समझने में मदद करती है कि मानसिक अंधकार से लड़ने के लिए हमें दवा, थेरेपी और सबसे ज्यादा सहानुभूति की जरूरत होती है, खुद से भी और दूसरों से भी। चैप्टर 9 वंस मोर इनटू द ब्रिंक। इस चैप्टर में के जेमिसन फिर एक बार मैनिक डिप्रेशन की कगार पर पहुंच जाती है। वही पुरानी पहाड़ी, वही तेज हवाएं, वही दिल को हिला देने वाला भ्रम कि सब कुछ या तो बहुत ज्यादा अच्छा है या बिल्कुल बर्बाद। वंस मोर इनटू द ब्रिंक एक तरह का चेतावनी भरा दोहराव है, मानो वो खुद से कह रही हों, फिर वही सफर, फिर वही जंग। के बताती हैं कि इस बार का मैनिक एपिसोड पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अब वो पहले की तरह नादान नहीं थीं। अब उन्हें पता था कि ये बायपोलर डिसऑर्डर कैसे काम करता है, इसका अंत कितना गहरा और दर्दनाक हो सकता है। फिर भी जब लहर आई तो वो उसमें बह गईं। लिथियम के स्तर में थोड़ी कमी, थकावट और कुछ निजी तनावों ने मिलकर एक चिंगारी पैदा कर दी। इस बार उनकी सोच इतनी तेज हो गई कि उन्हें अपने ही दिमाग से डर लगने लगा। वो दिन रात बिना सोए काम करती रहीं, किताबें लिखीं, लेक्चर तैयार किए, दोस्तों को देर रात फोन किए और हर समय ऊर्जा से भरी रहीं। लेकिन यह ऊर्जा स्थायी नहीं थी। धीरे धीरे यह ऊर्जा एक अधीरता, चिड़चिड़ेपन और फिर भ्रम में बदलने लगी। उन्हें लगने लगा कि उनके पास कुछ खास शक्तियां हैं, जैसे वो लोगों के मन पढ़ सकती हैं या भविष्य की घटनाओं को पहले से जान सकती हैं। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी ही पहचान पर शक होने लगा। वो के जेमिसन थीं या कोई और। वो अपने ही दिमाग से दूर होती जा रही थीं, जैसे आत्मा शरीर से अलग हो रही हो। उनका परिवार और दोस्त फिर से डर गए। उन्होंने के से दवा दोबारा शुरू करने को कहा, लेकिन इस बार के को मानने में वक्त लगा। उन्हें लग रहा था कि वो फिर से अपनी रचनात्मकता खो देंगी, अपनी तेज सोच, अपनी भावनाओं की ऊंचाई, सब कुछ चला जाएगा। लेकिन उनके भीतर एक गहराई से उठती आवाज भी थी जो कह रही थी, अगर अब नहीं रुकी तो सब खत्म हो जाएगा। आखिरकार एक दिन उन्होंने खुद को अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय लिया। वो इस चैप्टर में स्वीकार करती हैं कि आत्मस्वीकृति सिर्फ एक बार की घटना नहीं होती, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप बायपोलर डिसऑर्डर से जूझते हैं तो आपको बार बार खुद से सवाल करना होता है, क्या मैं अभी ठीक हूं? क्या मुझे मदद चाहिए? क्या मैं झूठे आत्मविश्वास में बह रहा हूं? के इस चैप्टर में एक गहरी बात कहती हैं
कि बीमारी के साथ जीना एक तरह की चेतनावस्था है, एक ऐसा जागरूक जीवन जहां हर भावना को परखना होता है, हर उत्साह को पहचानना होता है और हर कदम पर सतर्क रहना होता है। इस बार जब उन्होंने रिकवरी की शुरुआत की तो वो पहले से ज्यादा गंभीर थीं। उन्होंने अपनी दवाओं को समय पर लेना शुरू किया, नियमित थेरेपी शुरू की और अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखना शुरू किया। यह सब उन्हें जमीन से जोड़ने लगा। वो मानती हैं कि मैनिक फेज एक मायावी प्रेम की तरह होता है, जो शुरू में मोहक लगता है लेकिन अंत में सब कुछ छीन लेता है। इस चैप्टर में के खुद को उस मोह से बाहर खींचने की कोशिश करती हैं जहां चमक है लेकिन स्थिरता नहीं। वंस मोर इनटू द ब्रिंक हमें यह दिखाता है कि मानसिक बीमारी में रिलैप्स होना कोई असफलता नहीं है। यह प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे उबरने के लिए हिम्मत, ईमानदारी और सबसे ज्यादा खुद से करुणा की जरूरत होती है। के की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अगर हम बार बार गिरते हैं तो बार बार उठने का भी साहस हमारे भीतर होता है। चैप्टर 10 द टेनेट्स ऑफ माई फेथ। इस चैप्टर में के जेमिसन अपने विश्वासों, मूल्यों और उन जीवन सिद्धांतों के बारे में बात करती हैं जो उन्हें बार बार अंधेरे से बाहर निकलने का सहारा देते हैं। द टेनेट्स ऑफ माई फेथ यानी मेरे विश्वास के स्तंभ, ये वो सोच और भावना है जो उनके जीवन को दिशा देती है, खासकर तब जब उनका दिमाग भ्रमित होता है और दिल थक चुका होता है। के साफ कहती हैं कि उन्होंने जो भी झेला, मैनिक एपिसोड, डिप्रेशन, आत्महत्या की कोशिशें, शर्म और अकेलापन, उस सब के बाद उन्हें अपने अंदर एक ऐसा आधार बनाना पड़ा जिस पर उनका अस्तित्व टिक सके। उन्होंने ये महसूस किया कि सिर्फ दवा या थेरेपी ही काफी नहीं होती, बल्कि जरूरत होती है एक गहरे विश्वास की जो आपको पकड़ सके जब आप अंदर से गिर रहे हों। इस विश्वास का पहला स्तंभ है ईमानदारी, खासकर खुद के साथ। के मानती हैं कि सबसे मुश्किल होता है यह स्वीकार करना कि आप बीमार हैं, लेकिन जब उन्होंने खुद से यह स्वीकार कर लिया तब उनके भीतर एक नई शक्ति जगी। उन्होंने यह सीखा कि मैनिक डिप्रेशन कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिससे पूरी ईमानदारी और समझदारी के साथ जिया जा सकता है। दूसरा स्तंभ है कृपा और करुणा, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। उन्होंने माना कि इस बीमारी ने उन्हें दूसरों के दर्द को गहराई से समझने की ताकत दी। जब आप खुद पीड़ा में होते हैं तो दूसरों की तकलीफें दिखने लगती हैं। यह समझ उन्हें एक बेहतर इंसान और बेहतर मनोचिकित्सक बनने में मदद करती है। तीसरा स्तंभ है सच्चे रिश्ते, ऐसे लोग जो आपकी बीमारी को समझते हैं, आपको जज नहीं करते और कठिन समय में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। के बताती हैं कि कैसे उनके कुछ दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने उन्हें बिना किसी शर्त के अपनाया और कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। यही रिश्ते उनके विश्वास की रीढ़ बन गए। वो यह भी कहती हैं कि विज्ञान और आध्यात्म दोनों का संतुलन उनके लिए जरूरी रहा है। एक ओर उन्होंने दवाओं और चिकित्सा में भरोसा रखा तो दूसरी ओर उन्होंने प्रकृति, कविता, संगीत और प्रेम में भी शांति और जीवन की उम्मीद खोजी। के लिए यह विश्वास कोई धार्मिक प्रणाली नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यक्तिगत और अनुभव आधारित दृष्टिकोण है। एक ऐसा मार्ग जो उन्हें मैनिक डिप्रेशन के तूफान से बार बार बाहर निकलने में मदद करता है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि मानसिक बीमारी से उबरना केवल दवा लेने या डॉक्टर से मिलने का मामला नहीं है। यह आत्मा की एक यात्रा है जहां हमें खुद के लिए अर्थ, रिश्ते और करुणा की नई परिभाषा बनानी पड़ती है। के लिए यह परिभाषा ही उनका फेथ बन गई, एक ऐसा विश्वास जो न सिर्फ उन्हें जिंदा रखता है बल्कि उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत भी देता है। चैप्टर 11 द इल्यूमिनेशन ऑफ माइटीनेस। इस चैप्टर में के जेमिसन उस खतरनाक लेकिन बेहद मोहक अनुभव के बारे में बताती हैं जिसे वो महानता का भ्रम कहती हैं। जब वे मैनिक फेज में होती थीं तो उनके भीतर ऐसा महसूस होता था जैसे वो दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे समझदार और सबसे खास इंसान है। उन्हें लगता था जैसे उनके विचारों की रफ्तार रोशनी से भी तेज हो गई हो, जैसे वो ब्रह्मांड के हर रहस्य को समझ सकती हैं और उनके शब्दों में वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। के इस अनुभव को एक ऐसी चमकती हुई रोशनी की तरह बताती हैं जो शुरुआत में बहुत सुंदर लगती है, एक ऐसा इल्यूजन जो उन्हें जिंदा और ज्यादा जबरदस्त महसूस कराता है।
लेकिन जैसे जैसे ये ग्रेटनेस का एहसास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनका नियंत्रण कम होता जाता है। विचार इतने तेजी से आते हैं कि वो खुद को थाम नहीं पाती। उनकी नींद उड़ जाती है, ऊर्जा बेकाबू हो जाती है और उनका व्यवहार खतरनाक हो जाता है। वो कहती हैं कि जब ये महानता अपने चरम पर थी, तब उन्हें यह भी महसूस होने लगा कि वो किसी दैवीय शक्ति से जुड़ गई हैं। उन्होंने कभी कभी खुद को भगवान के बराबर समझा। ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया उनकी सोच पर टिकी है। इस अवस्था में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो खतरनाक साबित हुए। काम छोड़ देना, अचानक किसी से रिश्ता तोड़ देना या पूरी जिंदगी को एक ही रात में पलट देने की कोशिश करना। लेकिन जब मैनिक फेज का जादू उतरता तो उन्हें पीछे सिर्फ शर्म, पछतावा और तबाही दिखती। ये महानता एक झूठा कवच थी जो असल में उनके डर और टूटन को छिपा रही थी। इस चैप्टर में के स्वीकार करती हैं कि जब उन्होंने खुद को सबसे ऊंचा समझा, उसी वक्त वो सबसे ज्यादा खोई हुई थीं। धीरे धीरे इलाज, दवाओं और आत्म जागरूकता से उन्होंने इस झूठी महानता के जाल को पहचानना सीखा। उन्होंने ये समझा कि असली ताकत तब है जब आप अपनी सीमाओं को जानें, अपनी कमजोरियों को स्वीकारें और संतुलन में जीने की कोशिश करें। इस चैप्टर के जरिए के हमें एक सच्ची और कड़वी सच्चाई दिखाती है कि मैनिक डिप्रेशन में महानता की चमक असल में एक गहरा अंधेरा है और उससे बाहर निकलना तभी मुमकिन है जब आप भ्रम को पहचानें और खुद को सच में देखने की हिम्मत रखें। चैप्टर 12 द लास्ट फेज। इस चैप्टर में के जेमिसन अपनी बीमारी के उस अंतिम चरण की गहराई से चर्चा करती हैं जब मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड की तीव्रता में कमी आई, लेकिन बीमारी की मौजूदगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। यह वह दौर था जब उन्होंने समझा कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक लंबी लड़ाई है जो पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती, बल्कि इसके साथ जीना सीखना पड़ता है। के बताती हैं कि इस समय सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी सीमाओं को पहचानना और खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। उन्हें एहसास हुआ कि अपनी कमजोरी को छिपाना या उससे भागना समाधान नहीं है, बल्कि उसे समझना और उससे जुड़कर उसकी देखभाल करना जरूरी है। उन्होंने इस दौरान दवाओं और थेरेपी को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाया। वे स्वीकार करती हैं कि दवाओं के बिना उनका जीवन असंभव होता, क्योंकि दवाएं उनके मूड को स्थिर रखती हैं और आवेगों को नियंत्रित करती हैं। थेरेपी ने उन्हें अपनी भावनाओं को समझने और सामना करने का रास्ता दिखाया। के ने अपने परिवार, दोस्तों और चिकित्सकों के समर्थन को अपनी सफलता का बड़ा आधार बताया। उनके साथ की वजह से ही वे निराशा के द्वार से बाहर निकल सकीं और अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकीं। इस चैप्टर में के अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने की जरूरत पर जोर देती हैं। वह मानती हैं कि मानसिक बीमारी पर खुलकर बात करने से न केवल व्यक्तिगत बोझ कम होता है, बल्कि समाज में जागरूकता बढ़ती है और स्टिग्मा कम होता है। उन्होंने अपनी कहानी लिखकर और बोलकर बहुत लोगों को प्रेरित किया कि वे भी अपने संघर्षों को छिपाने की बजाय उनका सामना करें। चैप्टर के अंत में के यह स्पष्ट करती हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ जीवन कठिन जरूर है, लेकिन पूरी तरह असंभव नहीं। सही इलाज, आत्म स्वीकृति और मजबूत सपोर्ट सिस्टम के साथ इंसान अपनी जिंदगी को नियंत्रण में रख सकता है, खुशहाल रह सकता है और अपनी संभावनाओं को पूरी तरह जिया सकता है। यह चैप्टर उम्मीद, संघर्ष और स्वीकार्यता का प्रतीक है, जहां के ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा कि सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद से ईमानदार होना, अपनी कमजोरियों को अपनाना और लगातार कोशिश करते रहना। एन अनक्वाइट माइंड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आत्मा की पुकार है। एक ऐसी आत्मा जो संघर्ष, दर्द, असमंजस और गहराई से गुजरते हुए भी अपने अस्तित्व को थामे रही। के रेडफील्ड जेमिसन की यह आत्मकथा हमें मानसिक बीमारी के उस पहलू से रूबरू कराती है जिसे समाज अक्सर अनदेखा करता है। वो एक प्रसिद्ध क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थीं, हार्वर्ड और जॉन्स हॉपकिंस जैसे संस्थानों में पढ़ाती थीं, लेकिन इसके बावजूद वो एक ऐसी सच्चाई से जूझ रही थीं जिसे दुनिया से छुपाना उनके लिए आसान नहीं था। बाइपोलर डिसऑर्डर, इस बीमारी के उतार चढ़ाव, मैनिक हाई और डिप्रेसिव लो, आत्महत्या के विचारों से लेकर लिथियम जैसी दवाओं के प्रभाव और इलाज के प्रति उनके अपने प्रतिरोध को
उन्होंने जिस ईमानदारी से इस किताब में उजागर किया है वो दिल को छू लेने वाला है। जेमिसन ने न सिर्फ बीमारी के लक्षणों को बताया, बल्कि उन्होंने यह भी दिखाया कि एक इंसान अपनी पहचान, करियर और रिश्तों को किस तरह इस मानसिक तूफान में संभालने की कोशिश करता है। उन्होंने बताया कि कैसे कभी कभी दिमाग खुद हमारे खिलाफ हो जाता है, लेकिन उस अंधेरे के बीच भी उम्मीद की एक रेखा बनी रहती है। यह किताब उस उम्मीद की रेखा का पीछा करने की कहानी है, उस रेखा का जो धीरे धीरे उन्हें रोशनी की ओर ले जाती है, जहां स्वीकार्यता, प्यार और आत्मसम्मान उनका इंतजार कर रहे होते हैं। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर इस किताब को आपकी भाषा में प्रस्तुत करना हमारे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह एक जिम्मेदारी थी। हम जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय हमारे समाज में अब भी एक टैबू है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस संघर्ष को चुपचाप झेल रहे हैं, बिना किसी से कहे, बिना कोई मदद लिए। अगर इस किताब की कहानी ने आपको या आपके किसी अपने को थोड़ा भी सुकून, समझ या हिम्मत दी है, तो हम मानेंगे कि हमारा प्रयास सफल हुआ। हम चाहते हैं कि आप जानें, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक बीमारी एक कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान होने का एक हिस्सा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ किताबों को सुनाना नहीं है, बल्कि उनमें छिपे जज्बातों को, संघर्षों को और संदेशों को जीवित आवाज देना है। हर किताब अपने साथ कोई ना कोई संदेश लाती है, और एन अनक्वाइट माइंड का सबसे बड़ा संदेश यही है: खुद को समझो, खुद को स्वीकारो, और अगर जरूरत हो तो मदद लेने से मत झिझको। यह किताब उस हिम्मत की मिसाल है जो एक इंसान में तब आती है जब वो अपनी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से लड़ने के लिए तैयार होता है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर बांटें। आपके विचार, आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर बनाने में मदद करेंगी, क्योंकि हम मानते हैं कि हर आवाज की कीमत होती है, हर कहानी मायने रखती है और हर इंसान की जंग सराहना के लायक होती है। धन्यवाद कि आपने हमें सुना, समझा और इस यात्रा का हिस्सा बने। हिंदी ऑडियो बुक पर हम फिर लौटेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। अपना ख्याल रखें और याद रखें, शब्द बदलते हैं लेकिन भावनाएं हमेशा सच्ची रहती हैं।